नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों की, हिजाब पर मचे हंगामे की, जानेंगे अपने ही सीएम के दावे से क्यों परेशान है बीजेपी, गोवा में बीजेपी पर राहुल गांधी ने क्यों लगाया चोरी से सरकार बनाने का आरोप, बात करेंगे अखिलेश यादव के योगी सरकार पर निशाने की, अडानी अंबानी की भक्ति में डूबते बीजेपी नेताओं की, और बुलेटिन के आखिर में बात हेट स्पीच पर फेसबुक की सख्ती की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी सरकार पर तंज। पीएम के लिए मापुसा में एक दिन में बना दिया गया हेलीपैड, लेकिन 10 साल में नहीं बना पाए एक बस स्टैंड। बदलाव के लिए वोट करेगा गोवा। प्रसपा को एक सीट देने पर अखिलेश यादव ने दी सफाई। जीतने वाले उम्मीदवारों को ही सपा ने बनाया उम्मीदवार। प्रसपा के मजबूत लोगों के लिए बंद नहीं किए गए दरवाजे। देश में 7 रूटों पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी जानकारी। कहा, सरकार बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कराएगी सर्वे। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 773 अंकों की गिरावट के साथ 58,153 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 231 अंकों की गिरावट के साथ 17,375 पर हुआ बंद। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गोवा और उत्तराखंड में कल शाम 6 बजे विधानसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। दोनों राज्यों में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। प्रचार समाप्त होने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, तो यूपी में सपा गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। 14 फरवरी को गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के साथ यूपी की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। यूपी में 10 फरवरी को 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे चरण के चुनाव पर सभी की नजरें हैं। दूसरे चरण की 55 सीटों पर बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। 2017 के विधानसभा चुनावों में इन 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में स्थिति बदल गई। जिन 11 लोकसभा सीटों का हिस्सा ये 55 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा और बीएसपी गठबंधन ने 7 सीटें जीत ली थी। सपा ने रामपुर, मुरादाबाद और संभल, जबकि बीएसपी ने अमरोहा, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर से जीत हासिल की थी। 2019 के आंकड़ों को देखें तो यहां पर सपा को 27, बीएसपी को 11 और बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर ही लीड मिल पाई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि दूसरे चरण में बीजेपी के मुकाबले सपा गठबंधन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, उनमें से 25 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है, जबकि 20 सीटों पर दलितों की आबादी चुनावों को प्रभावित कर सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जाट वोटर भी किसी भी दल की हार या जीत को तय कर सकते हैं। मुसलमानों की बड़ी संख्या देखते हुए विपक्षी दलों की ओर से जमकर मुसलमानों को टिकट दिया गया है। सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ से 18, बीएसपी के 23, कांग्रेस के 21 और एआईएमआईएम की तरफ से 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, लेकिन उसकी सहयोगी अपना दल एस की ओर से रामपुर की स्वार सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया है। दूसरे चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज रामपुर में अखिलेश यादव की भी रैली थी, जहां उन्होंने आजम खान के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि मुर्गी और भैंस चोरी के आरोप में आजम खान को गिरफ्तार किया गया और 2 साल से जेल में बंद रखा गया है। दूसरी ओर किसानों को कुचलने वाले को आसानी से जमानत दे दी गई। सब कुछ जनता के सामने है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने आज एटा में रैली की और योगी सरकार का बखान कर वोट मांगे। इसके अलावा गोवा की सभी 40 सीटों के लिए भी कल शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। गोवा की 40 सीटों पर 301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बीजेपी और आप की ओर से सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन किया है। शिवसेना, एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि टीएमसी ने एमजीपी के साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं उत्तराखंड में 70 सीटों पर 632 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इन दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इनके अलावा आप और उत्तराखंड क्रांति दल भी कई सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव 5 राज्यों में है, जिसमें से 3 में कल शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। यूपी में तो अभी 5 फेज का चुनाव और होना है, जहां मुस्लिम छात्राओं के हिजाब का मामला भी गूंजने लगा है। वैसे ये मामला कर्नाटक का है, लेकिन आज ये पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर याचिका दायर की गई। तो क्या कहा कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट।
देश में इस वक्त हिजाब पर छिड़े हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। कर्नाटक से लेकर राजधानी दिल्ली, मुंबई से लेकर गुजरात तक सड़कों पर उतरकर लोग हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। कोई कहता है कि धार्मिक लिबास में शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करना गलत है, तो कोई कहता है कि ये सही है। ये बहस अब कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है, जहां तुरंत सुनवाई वाली याचिकाओं पर गौर करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इसमें कांग्रेस नेता वीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कामत ने दलील रखी थी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अभी हाईकोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, लिहाजा उनको ही इसे सुनने दिया जाए। दरअसल ये सारा विवाद कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 को लेकर है। राज्य की बीजेपी सरकार ने इस एक्ट को लागू कर दिया है, जिसके तहत अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपने खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। इस आदेश के दौरान उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आ गई थी। इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया, जो देश भर में फैलता जा रहा है, जिससे बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। तो अब देखना होगा कि इस विरोध के बीच बीजेपी सरकार कैसे इसे खत्म करवाती है। हिजाब के मामले को राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राजनीतिक दलों के लिए है, जो इसका इस्तेमाल चुनावों में भी करने से चूकते नहीं दिख रहे हैं। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस की ओर से तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो क्या है शिवराज का बयान, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात सुनकर कांग्रेस समर्थक काफी खुश हुए हैं और वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो में शिवराज सिंह चौहान एक शख्स से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो शख्स शिवराज सिंह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति के बारे में सवाल करता है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, मुझे तो लगता है यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में थोड़ा मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो सामने आने के बाद लगता है कि बीजेपी नेता ये मान रहे हैं कि यूपी और उत्तराखंड बीजेपी हार रही है। इस वीडियो ने कांग्रेस को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। कांग्रेस यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है और एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से शिवराज सिंह चौहान का वीडियो शेयर किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा था कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवा दी, जिसको लेकर बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है। अब शिवराज सिंह चौहान के वीडियो ने भी विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। शिवराज सिंह चौहान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी मुश्किल में है और ये बात अब उसके दिग्गज नेता भी स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस की चिंता दूसरी ओर है और ये चिंता 2017 के चुनाव परिणामों को लेकर है, जब कांग्रेस मणिपुर और गोवा में बीजेपी को हराने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। आज गोवा पहुंचे राहुल गांधी ने तो गोवा सरकार को बीजेपी की चोरी की सरकार तक कह दिया। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कौन होगा समुंदर का सिकंदर, इस सवाल का जवाब 10 मार्च को सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले नेता अपना दमखम दिखाकर चुनावी दंगल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी गोवा पहुंचे और बीजेपी को जमकर ललकारा। उन्होंने 5 साल पुरानी घटना का जिक्र कर बीजेपी की साजिशों से पर्दा भी उठाया, साथ ही जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गोवा में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। गोवा का हर युवा जानता है कि यहाँ पर नौकरी नहीं है, टूरिज्म की हालत क्या हो चुकी है, ये सब जानते हैं। गोवा में बीजेपी ने पिछले 5 साल से जो राज किया है वो उन्होंने चोरी से हासिल किया है। गोवा के लोग कांग्रेस को ही सत्ता में लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार करके पैसा देकर यहाँ पर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने पिछले 5 साल में विकास का कोई काम नहीं किया है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा, हम गोवा की जनता की आवाज सुनना चाहते हैं और हम उसका आदर करना चाहते हैं। गोवा की जनता ने कहा कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो दूसरी पार्टी से आकर
कांग्रेस के नाम पर जीते। बीजेपी पर बरसने के साथ साथ राहुल गांधी ने गोवा की जनता से बड़े बड़े वादे भी किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद गोवा में स्थायी और कानूनी तरीके से खनन की योजना शुरू की जाएगी। इस बार हमें पूरा बहुमत मिलेगा और हम ये सुनिश्चित करने के लिए तुरंत काम करेंगे जिससे कि गोवा में कांग्रेस की ही सरकार बने। अब राहुल गांधी ने तो जनता से वादे कर दिए, लेकिन देखना होगा कि क्या गोवा के लोग कांग्रेस पर एतबार जताते हैं या नहीं। गोवा में बीजेपी ने चोरी से सरकार बनाई तो यूपी में बीजेपी की सरकार ने चोरी के आरोप में सपा के दिग्गज नेता आजम खान को 2 साल से जेल में डाल रखा है और आरोप भी मुर्गी और भैंस चोरी के। ये दावा किया है सपा चीफ अखिलेश यादव ने, जो आज रामपुर में थे। आजम जेल में हैं और अखिलेश उनके प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे थे। अखिलेश यादव दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज वो रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा के कद्दावर नेता आजम खान के समर्थन में प्रचार किया। जनसभा के दौरान अखिलेश का दर्द भी छलक गया। अखिलेश ने कहा, आजम खान को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है। झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती। लखीमपुर खीरी कांड में जमानत पाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र का नाम लिए बिना अखिलेश ने कहा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन विकास का काम करने वाले आजम खान को जमानत नहीं मिलती। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। अखिलेश ने कहा कि तरक्की पसंद नेता को जेल भेजा गया है, यही न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं, वो तो 10 फरवरी को ही आ गए हैं। 10 फरवरी को जिस तरह मतदान हुआ है, उसके बाद प्रदेश से बीजेपी का सफाया पक्का है। दूसरे चरण के मतदान में सहारनपुर से रामपुर तक बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का कोई नेता चुनाव नहीं जीतने वाला है। अखिलेश ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि खाद की बोरी में 5 किलो कम खाद मिल रही है। किसानों से अपील है कि वो बोरी में चोरी करने वालों को वोट ना दें। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। साथ ही गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बजट में फंड का प्रावधान होगा। रामपुर की 5 सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अखिलेश का दावा है कि यूपी में अब सपा की सरकार बनने वाली है। चुनाव परिणाम भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन जनता को 10 फरवरी की वोटिंग से ही दिखने लगा है कि सपा की सरकार बनने वाली है। अखिलेश यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी में भक्ति राग ही चल रहा है, और भक्ति पीएम मोदी की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की है। केंद्र सरकार पर हमेशा से ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ उद्योगपतियों का भला कर रही है और आम जनता की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। अमीरों की संपत्ति बढ़ती चली जा रही है तो गरीबों के लिए महंगाई में घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, और रही सही कसर नौकरियों की कमी ने पूरी कर दी है। सरकार सब कुछ उद्योगपतियों के हवाले करने में लगी है। अब इसी बीच बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसके बाद बवाल मच गया और विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दरअसल विपक्षी पार्टियों और केंद्र सरकार के बीच वार पलटवार और बढ़ती बेरोजगारी के बीच बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में कहा कि अंबानी और अडानी जैसे कारोबारियों की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि ये रोजगार पैदा करते हैं। आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि 3 साल में करीब 10,000 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली। केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद विपक्षी सांसदों ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा था, और इसी के बीच बीजेपी सांसद ने ये जवाब दे दिया, जिसके बाद से विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वैश्विक असमानता एक सच्चाई है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। दुनिया में 3 बिलियन लोग एक दिन में $5 से भी कम में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार अपनी खामियों को कबूल करने के बजाय उसे छुपाने की कोशिश करती है। और बुलेटिन के आखिर में बात हेट स्पीच पर फेसबुक की कार्रवाई की। विधानसभा चुनाव के चलते सभी राज्यों में सियासी पारा गरमाया हुआ है। ऐसे में सोशल साइट फेसबुक भी सचेत हो गई है और उसने चुनाव ऑपरेशन सेंटर की शुरुआत की है। आखिर क्यों उठाया फेसबुक ने ये कदम, देखेंगे इस रिपोर्ट में। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते सियासी माहौल चरम पर है। सभी दल इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन अब के समय में चुनावों में प्रचार के लिए सोशल साइट्स का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोशल साइट्स के जरिए कोई भी बात बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और खासकर चुनावों के वक्त इनका इस्तेमाल हेट स्पीच, गलत जानकारी और अन्य प्रकार की नुकसानदेह सामग्री फैलाने के लिए किया जाता है। अब इन सब
चीजों को देखकर सावधानी बरतते हुए मेटा यानी फेसबुक ने चुनाव ऑपरेशन सेंटर शुरू किया है, जिसके जरिए इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जाने वाली हर सामग्री पर बारीक नजर रखी जाएगी और गलती पाए जाने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मेटा ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने प्लेटफॉर्म से हेट स्पीच, गलत जानकारी और अन्य प्रकार के नुकसानदेह सामग्री को हटाने के लिए टीम का गठन किया और साथ ही अपने टेक्नोलॉजी में भी कई बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के परिणाम 10 मार्च को घोषित होने हैं। मेटा का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर संभावित हेट स्पीच की पहचान करना और उसे चलने से रोकना और भी महत्वपूर्ण है। मेटा ने बताया कि उसने दिसंबर 2021 में भारत में 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। मेटा का कहना है कि नए नियमों का पालन करते हुए उसने फेसबुक से 13 श्रेणियों में 1,93,00,000 से ज्यादा गलत सामग्री हटाई है और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से भी उसने 12 श्रेणियों में 24 लाख सामग्री हटाई है। फेसबुक पहले से ही सचेत होकर काम कर रहा है, क्योंकि चुनावों के वक्त कई राजनीतिक दल इस तरह की सामग्री के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे में फेसबुक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।